ये कहानी कि किस तरह एक छोटा सीमांत रियासत मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दीर्घकालिक साम्राज्यों में से एक में बदल गया। 1.5 शताब्दी तक लगातार युद्धों, कूटनीतिक चालबाजियों और प्रशासनिक सुधारों की प्रक्रिया में धीरे धीरे सामने आई। दो मुरझाती सभ्यताओं, बाइजेंटाइन और सल्जूक के संगम पर जन्मे उस्मानी राज्य ने न केवल उत्पन्न हुई शक्ति शून्यता को भरने में सफलता पाई, बल्कि एक ऐसी नई साम्राज्यिक संरचना भी गढ़ी जिसने कई सदियों तक मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप की तकदीर को आकार दिया। 13वीं सदी के अंत तक अनातोलिया का राजनीतिक मानचित्र किसी एक शक्ति केंद्र से रहित था। रोम का सेल्जुक सल्तनत, जिसने 1.5 शताब्दी तक इस क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाए रखा था, मंगोलों के हाथों मिली विनाशकारी हार से उबर नहीं सका और बिखर गया। अनातोलिया कई छोटे छोटे स्वतंत्र रियासतों, बेलिकों में बढ़ गया। इन संरचनाओं के शीर्ष पर तुर्की जनजातियों के महत्वाकांक्षी नेता खड़े थे, जो अपने अधिपतियों की कमजोरी का लाभ उठाकर अधिकतम स्वायत्तता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। अपनी ओर से बीजांटिन साम्राज्य, जिसने हाल ही में लैटिन कब्जे के बाद अपनी राजधानी पर फिर से नियंत्रण प्राप्त किया था, बल्कान की परेशानियों और आंतरिक कलह में इतना उलझा हुआ था कि वह कुछ और सोच ही नहीं सकता था। कॉन्स्टेंटिनोपल ने अपने पूर्वी सीमाओं पर प्रभावी रूप से नियंत्रण खो दिया था। इस माहौल में एक नया सामाजिक वर्ग निर्णायक भूमिका निभाने लगा। इन्हें गाजी या धर्म के योद्धा कहा जाता था। राज्य संस्थाओं की कमजोरी ने सैन्य अभिजात वर्ग के बढ़ते प्रभाव को बढ़ावा दिया, जो ईसाई क्षेत्रों की सीमावर्ती भूमि में छापेमारी करके जीवनयापन करते थे। गाजी, जो मंगोल प्रशासन या पुराने सल्जूक कुलीन वर्ग के प्रति किसी भी प्रकार की बाध्यता से मुक्त थे, वही मानव संसाधन बन गए जिन पर आगे चलकर नई सल्तनतों के संस्थापक निर्भर हुए। अपना नाम हमारे दफ्तर में दर्ज करें, वीरों में शामिल हों। अनेक अनातोलियाई रियासतों में उस्मान की बेयलिक शुरू में सबसे विनम्र और कम चर्चित प्रतीत होती थी। यह प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में सोगुत और बिलेजिक नगरों के क्षेत्र में स्थित था और सीधे बिथिनिया की बीजांटिन प्रांत की सीमा से लगा हुआ था। फिर भी यही रियासत भविष्य के एक विश्व साम्राज्य का केंद्र बनने के लिए नियत थी। बाद की उस्मानी परंपरा के अनुसार उस्मान का वंश काई कबीले से निकला था और अपनी वंशावली ओघुज महाकाव्य के किंवदंती नायकों तक पहुंचाता था। उस्मान के पिता इर्तुगरुल को कहा जाता है कि यह जमीनें सल्जूक सुल्तान से सैन्य सेवा के पुरस्कार स्वरूप जागीर के रूप में मिली थी। वंशवादी मिथक की नींव उस्मान के स्वप्न की कथा थी, जिसमें उनके सीने से एक विशाल वृक्ष उग आया और उसकी छाया पूरे संसार पर फैल गई। इस दृश्य को उनके वंशजों के लिए प्रतीक्षित गौरवशाली भविष्य का दैवी संकेत माना गया। आधुनिक इतिहासकार हालांकि इन कथाओं को प्रायः एक बात की वैचारिक रचना मानते हैं, जिसे मुस्लिम जगत की दृष्टि में उस्मानियों के सर्वोच्च अधिकार के दावे को वैध ठहराने के लिए गढ़ा गया था। उस्मान के बेयलिक की सफलता का कारण शायद उसके कुलीन मूल नहीं, बल्कि भौगोलिक और वैचारिक कारकों का एक अनूठा संगम था। उस्मान के क्षेत्र काफिरों, बाइजेंटाइन साम्राज्य की सरहद के बिल्कुल किनारे पर स्थित थे। सबसे पहले इसी ने पवित्र युद्ध छेड़ना संभव बनाया, जिसके तहत उसके झंडों तले अनातोलिया भर से असंख्य स्वैच्छिक गणाजी लूट और यश की तलाश में उमड़ पड़े। दूसरे, संपन्न लेकिन कमजोर रूप से संरक्षित बीजांटिन नगरों की निकटता ने भौतिक संसाधनों की निरंतर आवक सुनिश्चित की। जब अन्य बेयलिक आपस में मुस्लिम पड़ोसियों के साथ गृह युद्धों में अपनी शक्ति क्षीण कर रहे थे, उस्मान ने ईसाइयों की कीमत पर अपने क्षेत्र का विस्तार किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और अधिकार बढ़ गया। इसके अलावा उस्मान की व्यावहारिक नीति, उन्होंने बीजांटिन गवर्नरों से गठबंधन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और स्थानीय किसान आबादी को बख्श दिया, ने नवोदित राज्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार किया। अगर उस्मान एक करिश्माई कबीलाई सरदार थे, तो उनके पुत्र ओरहान पहले सच्चे राज्य निर्माता बने। उसके शासन काल में सीमावर्ती बेयलिक ने एक पूर्ण विकसित सल्तनत के रूप में आकार लेना शुरू कर दिया। उसके शासन के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 1326 में बुरसा पर विजय प्राप्त करना थी। यह शहर पहला वास्तविक उस्मानी राजधानी बना
और इससे उन्हें छापामार रणनीति से आगे बढ़कर बीजांटिन किलेबंद केंद्रों की योजनाबद्ध घेराबंदी करने की सुविधा मिली। बुरसा के बाद इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख नगर नाइसिया और निकोमीडिया भी गिर गए। सैन्य सफलताओं के साथ साथ कूटनीतिक उपलब्धियां भी हासिल हुईं। उस समय जब बीजांटियम गृह युद्ध की आग में घिरा हुआ था, ओरहान ने वहां के आंतरिक मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया। सम्राट जॉन छठे कांटाकुजेनोस की पुत्री थियोडोरा से विवाह करके उस्मानी शासक न केवल अनातोलिया बल्कि बाल्कन राजनीति में भी एक प्रमुख शक्ति बन गया और इस प्रकार यूरोपीय महाद्वीप की ओर विस्तार की नींव रखी। मुराद प्रथम का शासनकाल उस मोड़ का प्रतीक था जब राज्य की मुख्य रणनीति के रूप में विस्तार की दिशा पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर मुड़ गई। इस प्रक्रिया में दार्दानेल्स के पार ओटोमन सैनिकों का पार जाना और 1360 के दशक में अद्रियानोपल पर कब्जा करना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजधानी को एक अनातोलियाई नगर से यूरोपीय नगर में स्थानांतरित करना प्रतीकात्मक रूप से ही नहीं, व्यावहारिक रूप से भी उस्मानी राज्य को एक बाल्कन शक्ति में परिवर्तित कर गया। कुस्तुनतुनिया तुर्कों की पीठ पीछे पड़ गया और पश्चिम में अपने संभावित सहयोगियों से कट गया। मुराद प्रथम ने स्वयं को एक उत्कृष्ट रणनीतिकार सिद्ध किया, जिन्होंने बाल्कन शासकों की बिखरी हुई सेनाओं को लगातार पराजित किया। मारित्सा नदी पर 1371 में चेर्नोमेन की लड़ाई, जिसमें सर्बियाई सामंती शासकों को करारी हार का सामना करना पड़ा, ने उस्मानियों के लिए मैसिडोनिया का रास्ता खोल दिया। उसका शासनकाल 1389 में कोसोवो के मैदान पर हुए युद्ध में चरम पर पहुंचा, जहां दोनों सेनापति मारे गए, सर्बियाई राजकुमार लाजार और स्वयं उस्मानी सुल्तान। शासक की मृत्यु के बावजूद उस्मानियों ने एक रणनीतिक जीत हासिल की, स्वतंत्र सर्बियाई रियासतों के प्रतिरोध को तोड़ दिया। अपनी सैन्य विजयों के साथ साथ मुराद प्रथम ने शास्त्रीय उस्मानी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी। उनके शासन में सैनिक सेवा के बदले सिपाहियों, घुड़सवारों को दी जाने वाली भूमि अनुदान की व्यवस्था ने अपनी अंतिम रूपरेखा प्राप्त की। इससे यह संभव हो गया कि बिना खजाने से सीधे खर्च किए एक विशाल घुड़सवार सेना बनाए रखी जा सके। जनिसरी सेना को भी संस्थागत रूप दिया गया था, जिसमें भर्ती देवशिर प्रणाली के माध्यम से की जाती थी, जिसे रक्त कर कहा जाता था। इस प्रणाली के तहत ईसाई लड़कों को उनके परिवारों से अलग कर लिया जाता था, उन्हें इस्लाम में दीक्षित किया जाता था और सुल्तान के प्रति व्यक्तिगत रूप से निष्ठावान विशिष्ट योद्धाओं के रूप में पाला जाता था। मुराद के पुत्र बायजिद प्रथम, जिन्होंने अपनी अभियानों की तीव्रता के कारण बिजली की तरह तेज उपाधि प्राप्त की, ने अधीनस्थ क्षेत्रों के ढीले संघ को एक केंद्रीकृत निरंकुश राजतंत्र में बदलने का प्रयास किया। उसने दोनों मोर्चों पर जबरदस्त ऊर्जा के साथ कार्य किया। बाल्कन में उसने बुल्गारिया और थेस्ली पर विजय पूरी की, निकोपोलिस की लड़ाई में क्रूसेडरों को कुचल दिया और कॉन्स्टेंटिनोपल पर नाकाबंदी थोप दी। वहीं अनातोलिया में उसने अधिकांश स्वतंत्र तुर्की बेअलिकों को बलपूर्वक अधीन कर लिया, जिसे उसके पूर्ववर्तियों ने टाल रखा था। हालांकि केंद्रीकरण की इस आक्रामक नीति और स्थानीय अनातोलियाई कुलीनों के हितों की अनदेखी ने अंततः बायजीद के खिलाफ ही काम किया। उसकी तेजी से पूर्व की ओर बढ़त तैमूरलंग से टकराव का कारण बनी। बायजीद का अति आत्मविश्वास और अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकना 1402 में घातक अंकारा की लड़ाई का कारण बना। उस्मानी सेना पूरी तरह से पराजित हो गई, मुख्यतः इसलिए क्योंकि अनातोलिया के बेयों ने उसकी विश्वासघात किया और तैमूरलंग के पक्ष में चले गए, जिसने उन्हें उनकी स्वतंत्रता वापस दिलाने का वादा किया था। स्वयं बायजिद बंदी बना लिए गए और शीघ्र ही कैद में उनकी मृत्यु हो गई। अंकारा की विपत्ति ने उस्मानी साम्राज्य को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। तैमूरलंग ने अनातोलिया के बैलिकों की स्वतंत्रता बहाल की और उस्मानी क्षेत्रों को बायजीद के पुत्रों के बीच बांट दिया, जिससे एक भीषण गृह युद्ध भड़क उठा, जिसे उस्मानी अंतराल के नाम से जाना जाता है। 10 वर्षों से भी अधिक समय तक दोनों भाइयों ने एक दूसरे से संघर्ष किया, बाइजेंटाइन और बाल्कन शासकों के समर्थन पर निर्भर रहते हुए। ऐसा प्रतीत होता था कि साम्राज्य जैसे ही आकार लेना शुरू हुआ था, वैसे ही ढह जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कई घुमंतू राजतंत्रों का हश्र हुआ था। इस संकट से निकलने का रास्ता बायजिद के सबसे छोटे बेटे
मेहमद प्रथम की राजनीतिक प्रतिभा के कारण संभव हो सका। अपने भाइयों को पराजित कर 1413 में एकमात्र शासक बनने के बाद उसने अपने शासनकाल को बड़ी मेहनत से पत्थरों को इकट्ठा करने के कार्य में समर्पित कर दिया। मेहमद ने अपने पिता की आक्रामक नीतियों को अस्वीकार कर दिया और कूटनीति तथा नियंत्रण की धीरे धीरे पुनर्स्थापना को प्राथमिकता दी। उसका मुख्य कार्य समाज में सामंजस्य स्थापित करना और उस वंश की सत्ता को फिर से स्थापित करना था जो उथल पुथल के दौरान बुरी तरह डगमगा गई थी। उसने खतरनाक सामाजिक और धार्मिक विद्रोहों को सफलतापूर्वक शांत किया और एक बार फिर अनातोलिया और रूमेलिया के क्षेत्रों को सुल्तान के अधिकार के अधीन एकजुट कर दिया। पुनर्स्थापन और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया उनके पुत्र मुराद द्वितीय द्वारा पूरी की गई। वह एक शासक था जो शायद युद्ध की अपेक्षा रहस्यवाद और शांत जीवन की ओर अधिक झुकाव रखता था। फिर भी परिस्थितियों ने उसे हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने 2 बार सिंहासन अपने पुत्र के पक्ष में त्याग दिया, लेकिन हर बार राज्य को बाहरी खतरे से बचाने के लिए लौट आए। उसे पोप और हंगरी के राजा द्वारा संगठित एक नई धर्म युद्ध का सामना करना पड़ा। मुराद द्वितीय की वर्ना में और कोसोवो मैदान पर दूसरी लड़ाई में निर्णायक जीतों ने अंततः बाल्कन क्षेत्र में उस्मानी साम्राज्य की सत्ता को पूरी तरह स्थापित कर दिया। इन युद्धों ने यह दिखा दिया कि अंकारा में मिली हार के बाद उस्मानी सेना पूरी तरह से फिर से संगठित और सशक्त हो चुकी थी। सैन्य अभियानों के साथ साथ एक अनोखी उस्मानी संस्कृति और राज्य व्यवस्था आकार ले रही थी। प्रारंभिक उस्मानी शासन एक जटिल परंपराओं का समन्वय प्रस्तुत करता था। सेल्जुकों से उस्मानियों ने फारसी दरबारी संस्कृति और प्रशासनिक परंपराएं विरासत में पाईं। वहीं बीजेंटाइन साम्राज्य से उन्होंने कर प्रणाली और शाही रस्मों के कुछ तत्व अपनाए। इस अवधि के दौरान एक विशिष्ट कानूनी प्रणाली विकसित हुई जिसमें शरीयत के नियमों को धर्मनिरपेक्ष कानूनों के साथ मिलाया गया। यह व्यवस्था एक बहुधार्मिक साम्राज्य के शासन के लिए अत्यंत आवश्यक थी। एक महत्वपूर्ण कदम विजित क्षेत्रों का इस्लामीकरण और शहरीकरण था। मस्जिदों और मदरसों का निर्माण न केवल नगरों की शोभा बढ़ाता था, बल्कि नए क्षेत्रों में सत्ता स्थापित करने का साधन भी बनता था। इस प्रकार उस्मानियों ने न केवल विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, बल्कि एक ऐसा स्थिर शासन तंत्र भी स्थापित किया जो तैमूर की आक्रमण जैसी उथल पुथल और 10 वर्ष लंबी गृह युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी टिके रहने में सक्षम था। मुराद द्वितीय के शासनकाल के अंत तक राज्य ने फिर से एक साम्राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया था, जिसके पास एक शक्तिशाली सेना, विकसित प्रशासन और अपने सबसे महान ऐतिहासिक प्रयास कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार के लिए पूरी तरह तैयार था।